अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्यू पॉइंट के बारे में पढ़ा था और लो लाइन के बारे में पढ़ा था कि क्यू पॉइंट हम जो बनाते हैं, ये क्वेश्चन पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट जो हम ड्राइव कर रहे होते हैं, जो हम फाइंड आउट करते हैं, वो किस लिए करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी, सिस्टम की स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, या ये देखने के लिए जो हमने बाइसिंग की है वो प्रॉपर बाइसिंग हुई हुई है या इम्प्रॉपर बाइसिंग हुई हुई है। ठीक है, तो अब जो हमने सिंपल एक सर्किट कॉमन एमिटर का सर्किट बनाया, अब तक हम उसी को ही लेके चल रहे हैं। अब हम आगे जो चलेंगे, आगे जो सर्किट बनाएंगे, अब हमें उसमें बाइसिंग टेक्निक्स को चेंज करना है। हमने देखना है कि कौन सी बाइसिंग टेक्निक जो है वो ज़्यादा सिस्टम को स्टेबल बना रही होती है, कौन सी बाइसिंग टेक्निक ज़्यादा प्रॉपर तरीके से यूज़ की जा सकती है। ठीक है, तो जो हमने लास्ट टाइम सर्किट बनाया कॉमन एमिटर, उसमें हमने दो वोल्टेजेस लगा के VCC पे भी और VBB हमने दो वोल्टेजेस लगा के उसको बायस किया था उस सर्किट को। अब जो हम यहाँ पे बाइसिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम सिंगल वोल्टेज लगा के, सिंगल इनपुट वोल्टेज लगा के या सिंगल बाइसिंग वोल्टेज लगा के हम उसकी टेक्निक को चेंज करके सिस्टम को स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट बाइसिंग टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, उसकी बाइसिंग हम प्रॉपर देख सकते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले जो है हमारी है वो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, में हम सर्किट को चेंज कर देंगे। हम वोल्टेज डिवाइडर बायस का ट्रांजिस्टर के साथ वोल्टेज डिवाइडर बायस का सर्किट लगा देंगे, और जहां हमारे पास दो वोल्टेजेस लगी हुई थी VCC और VBB, उसको हम चेंज करके एक वोल्टेज, सिंगल वोल्टेज के थ्रू हम इसको बायस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। पहली जो टेक्निक है वो हमारी यही वोल्टेज डिवाइडर बायस की है। इसके बाद हम बेस बायस भी करेंगे, कॉमन एमिटर बायस भी करेंगे और कलेक्टर फीडबैक बायसिंग भी करेंगे। टोटल हमारे पास 4 टेक्निक्स हैं बायसिंग की। पहली जो है वो हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बायस है, फिर बेस बायस है, एमिटर बायस है और कलेक्टर फीडबैक बायस है। ठीक है, ये 4 बायसिंग टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक हम स्टार्ट करते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस से। ठीक है, तो ये सर्किट आपके सामने है जिसमें हमने क्या किया कि इस ट्रांजिस्टर के साथ एक वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट लगा दिया। ये हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है कि जिसके सेंटर में ये एक नोड है और इस नोड के साथ यहाँ पे R1 और R2 लगी हुई है, और ये R1 जो है ये हमारी VCC के साथ कनेक्टेड है। R1 यानी यहाँ पे ऐसे सपोज करें कि ये यहाँ पे ये VCC है, एक वोल्टेज है, ये R1 है, ये R2 है और ये सेंटर्ड में एक नोड है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है। ये वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट आपका ट्रांजिस्टर की बेस के साथ, उसकी इनपुट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसको हम, इस सर्किट को हम क्या कहेंगे, ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट है, जिसमें सिंगल एक ही वोल्टेज बायसिंग के लिए यूज़ की गई है VCC। इसके साथ VBB नहीं है, कुछ भी नहीं है और कोई वोल्टेज नहीं की गई। ठीक है, इस वोल्टेज की वजह से, इस VCC की वजह से यहाँ पे करंट IC आ रहा है, ये IC करंट की वजह से यहाँ पे IE करंट आ रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट को जब हम इधर इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे ये करंट जो है वो I2 + IB है, ये टोटल करंट है। IT इसको कह लें कि या I1 कह लें, ये I1 करंट है। ये I1 करंट जब इस पॉइंट पे आता है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, IB में और I2 में, इसलिए इस टोटल करंट को, I1 करंट को I2 + IB कहा गया है। ठीक है, तो ये करंट यहाँ पे ये IB आ गया और इस साइड पे ये करंट I2, इस पॉइंट पे आके करंट जो है वो दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया है। ठीक है, ये करंट यहाँ पे जो दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया, इसके आगे मजीद अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके दो केसेस बन रहे हैं। ठीक है, पहला केस कि अगर हमारी IB की वैल्यू लेस देन होगी उस करंट के जो कि R2 में से गुजर रहा है, या IB इज़ लेस देन I2, तो फिर क्या होगा, और अगर IB जो है वो ग्रेटर देन I2 होगा तो फिर क्या होगा। दो केसेस बन रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पे आके। अगर IB की वैल्यू लेस देन I2 है, उसका मतलब है कि IB तकरीबन 0 के इक्वलेंट है, और अगर IB 0 के इक्वलेंट है तो इसका मतलब है कि टोटल हमारा जो करंट I2 है और उसकी वजह से IB 0 है, IB 0 है तो एमिटर टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पे जो करंट है ये भी 0 के इक्वलेंट है। ठीक है, यहाँ ये देखें कि ये इस पॉइंट पे आके हमारे पास क्या है कि जी IB जो है वो 0 है। अगर IB 0 है तो टोटल करंट हमारे पास I2 है, तो IB 0 होने की वजह से जो बेस की इनपुट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कोई भी करंट नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ की जो बेस की इनपुट रेजिस्टेंस है उसको हम 0 कंसीडर करेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस, DC इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस, ये हम इसके DC एनालिसिस कर रहे हैं, AC एनालिसिस नहीं कर रहे हैं अभी। हम इस सर्किट के वोल्टेज डिवाइडर बायस के DC एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसके तमाम पैरामीटर्स को हम देखेंगे। जैसे हमने पहले सर्किट देखा था उसमें हमने उसके तमाम पैरामीटर्स देखे थे, जिसमें हमने उसके बेस करंट, कलेक्टर करंट, इमीटर करंट देखा था, बेस वोल्टेज, बेस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज, कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज, इमीटर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज को देखा था, VBE वोल्टेज देखी थी, VCE वोल्टेज को देखा था और VCB वोल्टेज को देखा था। अब यहाँ
इस वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट के हम डीसी एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अब हम इसके कंप्लीट पैरामीटर्स को, यही जो 9 पैरामीटर्स हैं इन्हीं को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। लेकिन इस सर्किट के 9 पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे। हर सर्किट के लिहाज से उसके पैरामीटर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। हर सर्किट के लिहाज से उसकी डेरिवेशंस चेंज हो जाती हैं, क्योंकि हम जो भी डेरिवेशन करते हैं सर्किट को देखते हुए कर रहे होते हैं, उसकी कैलकुलेशंस जो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिहाज से उसकी कैलकुलेशन, उसकी डेरिवेशन, उसकी इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ हमने इस सर्किट के हिसाब से इसके डीसी एनालिसिस करना है। ये सर्किट हमारे पास है। हमने कहा कि अगर IB की वैल्यू 0 है या I2 से कम है तो इसका मतलब है कि बेस के ऊपर जो इसकी डीसी इनपुट रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 0 है, या उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, ऐसे कह लेते हैं। 0 नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उसको हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि IB 0 है तो उसके क्रॉस RB जो इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस है उसके भी अक्रॉस करंट जो है वो 0 है, तो वोल्टेज भी 0 होगा, तो उसको कंसीडर नहीं कर रहे। तो हम कहेंगे कि ये सिर्फ I2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर IB की कुछ ना कुछ वैल्यू है या IB की बेस करंट जो है वो ग्रेटर है I2 के, ये दो केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर IB लेस है I2 के या IB ग्रेटर है I2 के। अगर IB लेस है I2 के तो हम इनको जो बेस पे रेजिस्टेंस है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर IB की वैल्यू ग्रेटर है I2 के तो जाहिर है जब बेस करंट आ रहा है तो इस बेस करंट की वजह से इस बेस टर्मिनल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी ड्रॉप आएगा, तो जाहिर है फिर हम उस टाइम उसकी इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस जो है उसको हम कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है। ये इसी सर्किट का ये वोल्टेज डिवाइडर वाला जो पोर्शन है इसको अलहदा करके ये यहाँ बनाया हुआ है, और इसी पोर्शन के साथ हमने इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस जो है उसको हमने कंसीडर किया है, ठीक है। ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है बेस की, जो कि डीसी एनालिसिस करते हुए हमने फाइंड की है। डीसी इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस, जो यहाँ पे लीनियर रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे हमने RE प्राइम यहाँ पे फाइंड किया था, इमिटर टर्मिनल के अक्रॉस उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड की थी, इसी तरीके से ये इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस है जो कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन हम उसको डीसी एनालिसिस करते हुए उसकी डीसी इनपुट रेजिस्टेंस हम कह रहे हैं कि फाइंड कर रहे हैं। जो यहाँ शो तो नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे सर्किट को तोड़ के जब हमने बनाया तो हमने कहा कि अगर IB की कुछ ना कुछ वैल्यू है, उस IB की वैल्यू की वजह से उसके R इनके ऊपर भी वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको कंसीडर करते हैं सेकंड केस में। ये हमारा B केस, जब हम केस B लेंगे तो उस टाइम हमारे पास ये सर्किट बनेगा, जब हम केस A लेंगे तो उस टाइम हमारे पास इनपुट पे ये वाला सर्किट बनेगा। इनपुट की बात हो रही है, ये सारा सर्किट नहीं अभी अटैच किया, सिर्फ इनपुट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं यहाँ पे कि अगर बेस करंट लेस देन I2 होगा तो फिर हमारे पास ये कंडीशन होगी, और अगर बेस करंट ग्रेटर देन I2 होगा तो फिर हम इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस जो है उसको हम कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस इसको अब कंसीडर कर रहे हैं तो फिर ये है कितनी, क्योंकि ये तो लीनियर रेजिस्टेंसेस हैं जो हमने खुद लगाई हैं, इनकी वैल्यूज़ तो हमें पता होंगी, लेकिन इस बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि हमने कहा है कि ये IB की वजह से हम इसको इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज़ हम इसको इंक्लूड नहीं करते। अगर हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर इसकी यहाँ पे इसके इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस मौजूद है, ये V in, मैंने कहा कि ये अब हमने ये R in बेस फाइंड करनी है, तो अब हमने इस सर्किट का वोल्टेज डिवाइडर का पोर्शन हटा दिया है, और यहाँ पे हमने बेस पे सिंपल इनपुट वोल्टेज लगा दी, इनपुट करंट इसको कह दिया, और अब हमने यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ये बेस था, बेस टर्मिनल पे हमने RB इसको कहने की बजाय, यानी RB इनपुट एट बेस RB कहने जो कि बेस रेजिस्टेंस, उसको वो कहने की बजाय हमने R in बेस इसको कह रहे हैं, इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस जो हमने फाइंड करनी है। तो इसकी वजह से हमने वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट हटा के हमने कहा कि ये इनपुट करंट है, और यहाँ इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो उसकी इनपुट वोल्टेज है जिसको हमने V in कंसीडर किया है, ठीक है। अगर ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि R भी हम फाइंड कर सकते हैं, R इज इक्वल टू V/I के क्रॉस V/I होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। V इज इक्वल टू IR होता है, तो अगर हम R फाइंड करते हैं तो R इज इक्वल टू V/I या V in/I in के अक्रॉस लिखा जाएगा उसको, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस R in बेस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज इक्वल टू V in/I in, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। इनपुट करंट बेस पे क्या है, IB है, ऑफ कोर्स IB है, क्योंकि बेस की हम बात कर रहे हैं तो बेस पे इनपुट करंट IB के इक्विवेलेंट है। इनपुट वोल्टेज क्या है ये हमें फाइंड करनी है। तो इनपुट वोल्टेज के लिए हम यहाँ पे KVL लगाएंगे, KVL यूज़ करते हुए हम उसकी इनपुट वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। पिछली स्लाइड में जाके दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ KVL हमने लगाना है, ये हमारी इनपुट वोल्टेज है, ये हमारा यहाँ पे ये इनपुट करंट है, और ये हमारे पास ये एक हमारे पास KVL बन रहा है, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमने यहाँ पे लगाना है, और ये हमारे पास एक लूप बन रहा है, इस लूप की इक्वेशन अब हमने यहाँ पे बनानी है, ठीक है। ये
ये हमारे पास एक लूप बन रहा है। ठीक है, यहाँ हमने KVL लगाना है। ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अगर नेगेटिव से हम स्टार्ट करें तो माइनस वी इन, जब यहाँ पे आएगा तो ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वी बी, इसी तरह ये प्लस और ये माइनस है तो ये प्लस वी आर ई इसको कह देंगे। ठीक है, VRE यानी इमिटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। KVL लगा रहे हैं तो वोल्टेजेस ही हम लिख रहे हैं सिर्फ उसकी। ठीक है, तो फिर बाद में हम उसके ड्रॉप्स लिखेंगे। तो वी इन माइनस वी इन प्लस वी बी एन प्लस VRE इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ इसमें जब पुट करेंगे, ये देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास आई है, वी इन इज इक्वल टू वी बी ई प्लस IERE, ये IERE VRE था, VRE इज इक्वल टू IERE है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ VRE इज इक्वल टू IERE ठीक है, यहाँ VRE की वैल्यू पुट कर दिए, VRE इज इक्वल टू IERE लिख दिया और हमने वी इन बाहर निकाला, माइनस वी इन था प्लस वी बी ई प्लस IERE इज इक्वल टू 0 था। तो माइनस वी इन जो है उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके गए तो वी इन इज इक्वल टू वी बी ई प्लस IERE आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखें कि IERE यहाँ पे लीनियर रेजिस्टेंस है और करंट है, इसकी वैल्यू तो हाई होगी, ज़ाहिर करंट मिलियन पेयर में, ये किलोस में होगी तो इसकी वैल्यू हाई आएगी। ये VBE जो कि 0.7 वोल्ट है। VBE हमने पहले भी देखा और मैंने उस टाइम यही बात की थी कि बेस इमिटर जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमेशा 0.7 होगा। आप कोई भी सर्किट ले लें, किसी भी तरह से उसको बायस कर लें, क्योंकि बेस इमिटर जंक्शन एक्टिव रीजन में जब होगा तो वो 0.7 वोल्ट होगा, वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा तो वो 0.7, ये हमारे पास 0.7 वोल्ट है। ये वोल्टेज हाई आ रही है तो हम इसलिए VBE को निगलेक्ट करें, क्योंकि VBE इज़ वेरी वेरी लेस देन IERE। तो इस VBE को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज जो रह गई है पीछे वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IERE के इक्वलेंट आ गई है। ठीक है, तो ये इनपुट वोल्टेज हम यहाँ पुट करेंगे और ये हमारे पास IB आ गया, नीचे जो है हमारे पास IB है। दिस IE अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC, ये IE जो है वो तकरीबन हमारे पास IC के इक्वलेंट है। अगर ये IC के इक्वलेंट है तो अकॉर्डिंग टू करंट इक्वेशन, करंट गेन IC इज इक्वल टू बीटा DC इंटू IB। इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB, तो फिर वहाँ से हम IC फाइंड कर लेंगे, IC इज इक्वल टू बीटा DC इंटू IB। दिस वैल्यू ऑफ IC पुट इन इक्वेशन दिस V in इज इक्वल टू IRE, तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V in अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा DC इंटू IB इंटू RE बनेगा। ठीक है, ये वैल्यू V in की पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देने लगी हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 में हमने पुट की V in की वैल्यू, दिस V in इज इक्वल टू बीटा DC इंटू IBRE, और I in हमारे पास हमें पता है कि इनपुट करंट जो है वो बेस करंट है, तो ये यहाँ पे IB की वैल्यू IB लिख देंगे I in की जगह। ठीक है, ये देखें द इनपुट करंट इज़ द बेस करंट, I in इज इक्वल टू IB, अगर ये है तो फिर यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास V in अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा DC इंटू IBRE ओवर IB है यहाँ पे। ठीक है, तो IB और IB कैंसिल हो जाएंगे, इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस इज इक्वल टू बीटा DC इंटू RE के इक्वलेंट आएगा। इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा DC इंटू RE। अब हमें फाइंड हो गया कि वो जो इनपुट रेजिस्टेंस की जिसकी हम बात कर रहे थे वो कितनी होगी, वो होगी जी बीटा DC RE, और इसको हम कंसीडर तब ही करेंगे जब हमारे पास IB की वैल्यू बेस करंट जो है वो ग्रेटर होगा I2 के, उस करंट के जो कि R2 से क्रॉस हो रहा है, R2 से गुजर रहा है। ठीक है, तो हम उस टाइम इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम बीटा DC RE को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी देख लेंगे कि अब जाहिर है हमें करंट तो हमें पहले पता नहीं होना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास बीटा DC RE की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 10 R2 के, ग्रेटर देन है 10 टाइम्स R2 के, तो फिर हम इसको निगलेक्ट कर देंगे बीटा DC RE को। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसका वोल्टेज एट बेस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है इस चीज़ के बारे में अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है। यहाँ पे बीटा DC RE ग्रेटर देन 10 टाइम्स R2 होगा तो हम R in बेस को निगलेक्ट कर देंगे और सिंपल हम
वोल्टेज एट बेस वोल्टेज डिवाइडर के फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे। अब हम इसके एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि अगर आई बी की वैल्यू कंसीडर हो गई तो उस टाइम उसकी इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस जो है उसको कंसीडर करेंगे और फिर हम उसको यूज़ करते हुए उसके एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस हमें पता चल गया है बीटा डी सी आ रही है, तो अब टोटल रेजिस्टेंस बेस के ऊपर जो आ रही है वो क्या आ रही है, इस बेस पॉइंट के ऊपर जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है वो ये जो दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस हैं ये आ रही हैं, R2 पैरेलल बीटा डी सी आ रही है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गई हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस जो होंगी इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, वही हमारी बेस के ऊपर रेजिस्टेंस होगी। इसको जब हम कंसीडर करते हैं कि ये पैरेलल रेजिस्टेंस हैं दो, R इन बेस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा डी सी आ रही है, तो R2 पैरेलल बीटा डी सी आ रही है, कि वही क्वेश्चन दोबारा मैंने लिख दी। जब हम वोल्टेज एट बेस फाइंड करेंगे थ्रू वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला, तो वो हमें क्या कहता है, अगर हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला लगाएं, वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला में ये कह रहा है कि R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC। ठीक है, ये VCC है वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला, कि जो यहाँ पे R1 के साथ जो आपकी वोल्टेज लगी हुई है, जो बाइसिंग वोल्टेज है वो VCC है, और R2 के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड करेंगे और हम कहेंगे कि हमने इस नोड के इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर ली VB। यहाँ पे R2 जो है वो पैरेलल बीटा DC आ रही है, इसलिए R2 के साथ ही हमने लिखा सिंपल। मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला लिखने लगी हूँ, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला हमारे पास इस पॉइंट पे क्या है, VB इज इक्वल टू R2 ओवर R2 ओवर R1 प्लस R2 है। ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला है, इनटू VCC, बिल्कुल इनटू ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला है कि अगर हम बेस के ऊपर वोल्टेज फाइंड करते हैं, दिस बेस वोल्टेज VB इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC। ठीक है, ये उस टाइम है जब हमारे पास बेस करंट की वैल्यू जो है 0 होगी। अगर बेस करंट की वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो फिर हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला इस तरीके से चेंज हो जाएगा, VB इज इक्वल टू R2 पैरेलल बीटा DC आ रही ओवर R1 प्लस R2 पैरेलल बीटा DC आ रही। अब ये सारा कुछ आप कैलकुलेट करेंगे, ये R2 पैरेलल बीटा DC इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे, और फिर आप उसकी VB की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो करें, ठीक है। अदरवाइज जो मैंने आपको कंडीशन अभी पिछली स्लाइड में बताई है, मैंने ये कहा है कि आपने सबसे पहले ये कंडीशन चेक करनी है। आपने फाइंड करना है बीटा DC आ रही, सिंपल बीटा आपको दिया होगा उसको आर ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो चेक करेंगे कि अगर वो 10R2 से बड़ा है, 10 और R2 भी आपको दिया हुआ है, 10R2 से अगर वो बड़ा है तो फिर आप इस बीटा DCRE को निगलेक्ट कर देंगे कि इसको हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि बीटा DCRE की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है इस 10R2 से। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होती हैं और एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और दूसरी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कम हो, तो हमेशा हम कम वैल्यू वाली रेजिस्टेंस जो है उसको इंक्लूड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अब हम इस चीज़ को देख भी लेते हैं। सपोज हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में लगी हुई हैं, हमने उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट हमने फाइंड करनी है। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है वो है जी हमारे पास 10 की, और जो दूसरी रेजिस्टेंस है हमारे पास हम वो कहते हैं कि वो है जी 2 की कर लें, 2 या 3 कुछ रख लें, 2 रख लेते हैं। ठीक है, यानी एक हमारे पास बड़ी रेजिस्टेंस है, एक हमारे पास बहुत छोटी रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब हम इसकी इक्विवेलेंट आप फाइंड करेंगे, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो तकरीबन आएगी 1.7 या 8 के इक्विवेलेंट आएगी। ठीक है, तो ये 1.78 10 के बराबर है या 2 के बराबर है, तकरीबन 2 के बराबर है। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो छोटी रेजिस्टेंस के तकरीबन बराबर होगी। ठीक है, तो इसलिए हम बड़ी वाली को पहले ही निगलेक्ट कर देंगे कि हम इसको इंक्लूड ही नहीं करते। तो ये जब इक्विवेलेंट आ रही है वो आ ही छोटी के रही है
तो हम क्या लिखा, वी बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R2/R1 + R2। तो आपको ये सारा करने की बजाय आप डायरेक्ट ये कंडीशन यूज़ करें जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखी कि बीटा डी सी आर ही फाइंड करें और उसको चेक करें कि वो ग्रेटर देन 10R2 है या नहीं है, और अगर वो ग्रेटर होगी तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे और हम सिंपल ये फार्मूला वोल्टेज डिवाइडर का जो है बस यही यूज़ करेंगे, वी बी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R2/R1 + R2 इंटू VCC। तो यहाँ से हमारे पास जो हमने डीसी एनालिसिस करने थे उसकी एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वी बी फाइंड कर ली, ठीक है। बेस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज हमने फाइंड कर लिया। हमें टोटल 9 पैरामीटर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। एक पैरामीटर हमने ये फाइंड कर लिया, एक और पैरामीटर भी हमने फाइंड किया हुआ है। अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी आप एनालिसिस कर रहे हो, किसी भी तरह की आपने बायसिंग की हो, बेस इमिटर जंक्शन जो है वो हमेशा आपका फॉरवर्ड बायस में होगा। अगर वो फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसका मतलब है कि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमेशा 0.7 वोल्ट होगा, ठीक है। अब आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। एक आपके पास वी बी 0.7 वोल्ट आया है और एक आपके पास वी बी आ गया है, दिस वन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R2/R1 + R2 इंटू VCC, ठीक है। आपके पास अब दो वैल्यूज़ आ गई हैं, वी बी 0.7 वोल्ट और वी बी R2/R1 + R2 इंटू VCC आ गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके मज़ीद एनालिसिस करते हैं। हमने कहा था कि अगर वोल्टेज एट बेस वी बी ई है तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस वी बी ई voltage at base with respect to emitter is equal to the difference of voltages at base and emitter। ये बेस की वोल्टेज है माइनस वोल्टेज एट इमिटर, ठीक है। वी बी ई इज इक्वल टू वी बी माइनस वी, जो डिनोमिनेटर में आपके पास टर्मिनल्स के नाम लिखे हुए उन दोनों टर्मिनल्स का डिफरेंस जो है वो वोल्टेज हो जाएगी। हमें ये पता है कि ये 0.7 वोल्टेज है। वी बी हमने अभी फाइंड की R2/R1 + R2 इंटू VCC से, और माइनस वी ई हमें नहीं पता तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं कि ये हम फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इस वी ई को बाहर निकालते हैं तो दिस वी ई इज इक्वल टू वी बी माइनस वी बी ई के इक्वलेंट आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक तीसरी वोल्टेज भी हमने फाइंड कर ली, वोल्टेज एट इमिटर टर्मिनल, ठीक है। अब इमिटर, अगर इमिटर टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज आ गई है तो उस हिसाब से हम इमिटर टर्मिनल के अक्रॉस करंट भी फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, वी ई इज इक्वल टू आई आर ई, और आई ई बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आई ई आ जाएगा वी ई ओवर आर ई। हमारे पास अब टोटल कितनी 4 चीज़ें हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अगर हमारे पास आई ई आ गया तो इसका मतलब है हमारे पास आई सी भी आ जाएगा, दिस आई ई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी, जितना आई ई है उतना ही हमारे पास आई सी आ गया। अब हमारे पास कलेक्टर करंट भी आ गया, इमिटर करंट भी आ गया, और बेस करंट हमें कहा कि वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। इमिटर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज भी आ गया और वोल्टेज एट बेस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज भी आ गया, वी बी ई 0.7 वोल्टेज भी आ गया। अब हमारे पास कलेक्टर वोल्टेज क्या होगा, वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आर सी। ये हमने पिछले ही यहाँ से इक्वेशन से, पिछला हमारे पास जो सर्किट ड्रॉ हुआ है उस सर्किट से हम देखते हैं। ये हमारे पास कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस हमने वोल्टेज, इस टर्मिनल पे हमने वोल्टेज फाइंड करनी है, दिस वी सी इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज जितना आ रहा है वो वोल्टेज माइनस इस टर्मिनल के, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जितना ड्रॉप होगा वो निकल जाएगा और बाकी हमारे कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज आएगा, ठीक है। कैसे, हमारे पास अगर सपोज वी सी सी 10 वोल्टेज है, इस 10 में से 3 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप आ गया तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 के इक्वलेंट आ जाएगा। तो वी सी जो होगी वो हमारे पास 7 के बराबर होगी। तो इसी को जब हम फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे, दिस वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, वी सी सी टोटल वोल्टेज माइनस आई सी आर सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को यहाँ देखते हैं, कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी के इक्वलेंट आ गया। अब हमारे पास एक कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस, तीनों टर्मिनल के अक्रॉस हमने वोल्टेजेस भी फाइंड कर लिए, तीनों टर्मिनल के अक्रॉस हमने करंट्स भी फाइंड कर लिए और साथ में वी बी ई भी फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हम इसके साथ वी सी ई भी फाइंड कर लेते हैं, दिस वी सी ई इज इक्वल टू वोल्टेज एट कलेक्टर माइनस वोल्टेज एट इमिटर। वोल्टेज एट कलेक्टर हमारे पास है वी सी सी माइनस आर सी, और वी ई जो है वो हमारे पास वी बी माइनस वी बी ई है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई ई आर ई, ठीक है। अब आई सी और आई ई दोनों बराबर हैं,
IC और I दोनों तकरीबन बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इन दोनों को IC के इक्विवेलेंट ही रख देते हैं बजाय IE के इक्विवेलेंट रखने के, ठीक है। तो ये IC के इक्विवेलेंट रख दिया, तो यहाँ से VCE बाहर निकाल दिया। VCE इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू VCC माइनस ICRC माइनस ICRE। यहाँ से IC कॉमन ले लिया, तो VCE अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE के इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंड इक्वेशन आई है वो क्या आई है, कलेक्टर वोल्टेज एट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इमिटर टर्मिनल। हमने वोल्टेज फाइंड की, VC इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE होगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पे मैंने VBE जो है वो इंक्लूड नहीं किया इसमें। यहाँ पे इंक्लूड कर भी सकते हैं, ना भी करें, क्योंकि VBE की वैल्यू जो है वो तकरीबन 0.7, 0.6 या 8 के इक्वलेंट है, तो इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर दें तो कोई इशू नहीं है। तो हमने इसको यहाँ से निगलेक्ट किया हुआ है, इसको निगलेक्ट कर दिया, और बाकी हमारे पास एंड पे जो रिजल्ट आया है VCE का, वो ये इक्वेशन आई है, दिस VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE के इक्वलेंट आया, ठीक है। अब यही जो हमने एनालिसिस किया है इन्हीं को हम यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं। इसके अब एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, एक हमारे पास रह गया था, VCB रह गया हमारे पास, ठीक है, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। आपको कोई भी सर्किट दिया जाए, आप उसके कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने 9 पैरामीटर्स आपको सबसे पहले सर्किट में करवाए थे कि ये 9 पैरामीटर्स आपने फाइंड करने हैं, वो आप हर सर्किट के ये 9 पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मेरे ख्याल में तकरीबन 8 पैरामीटर्स हमने यहाँ इस इक्वेशन में यहाँ पे लिख लिए हैं, यहाँ पे जो फाइंड किए हैं। 9 पैरामीटर, एक पैरामीटर हमारा रह गया है, वो है VCB। दिस VCB इज इक्वल टू, क्योंकि हम जब टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेंगे तो फिर हमें किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये एक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं कि ये वैलिड इक्वेशन है कि हम जब भी दो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो दो नाम डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं वही उन्हीं दोनों नामों का डिफरेंस ऑफ वोल्टेज जो है वो ये इसका आउटपुट होगी, ये इसका रिजल्ट होगा। VCB इज इक्वल टू VC माइनस VB। VC आपने फाइंड किया हुआ है यहाँ से, ये यहाँ पे आपने फाइंड किया हुआ है। VB पिछली स्लाइड में देखें आपने फाइंड किया है, VB इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC, ये फाइंड किया। जो ये वैल्यू आएगी और जो यहाँ से VC की वैल्यू होगी, दोनों का रिजल्ट यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पे VC की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आप VB की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास VCB आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9 के 9 पैरामीटर्स आपने फाइंड कर लिए। तो कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कही जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है एक छोटा सा, डिटरमिन द VCE एंड IC इन द वोल्टेज डिवाइडर बाय ट्रांजिस्टर सर्किट ऑफ द फिगर इफ बीटा DC इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक और तरीके से भी दिया जा सकता है। इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा के डिटरमिन द VCE एंड IC, इसकी जगह ये कहा जाए फाइंड Q पॉइंट वैल्यू इन द वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट ऑफ दिस फिगर इफ बीटा DC इज इक्वल टू 100, ठीक है, कहा जा सकता है। क्योंकि ये VCE और IC क्या हैं, ये हमारे पास Q पॉइंट वैल्यूज़ हैं। Q पॉइंट के लिए हमें यही दो वैल्यूज़ ही चाहिए होती हैं। हमने एक्स एक्सिस पे VCE ड्रॉ किया, हमने कहा कि ये हमारे पास VCE है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास IC है, ठीक है। तो यही IC और VCE जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम इसका Q पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारे पास ये Q पॉइंट आ गया इसका, ठीक है। तो आपको Q पॉइंट वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए भी कहा जा सकता है कि Q पॉइंट वैल्यू फाइंड करें, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि VCE और IC की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। डिटरमिन VCE एंड IC इन द वोल्टेज डिवाइडर बाय ट्रांजिस्टर सर्किट इफ दिस फिगर इन दिस फिगर इफ बीटा DC इज इक्वल टू 100। अगर बीटा आपको दे दिया गया तो सबसे पहला जो पॉइंट वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट के लिए आपने जो यूज़ करना है, सबसे पहले जो फाइंड करना है वो है इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस, ठीक है। R in base बीटा DC RE and this one is equal to 100 minus 560 that and this is equal to 56 किलो ओम्स, 56 किलो ओम्स आ रही है आपके पास, और R2 जो है वो 5.6 किलो ओम्स है। अगर इस 5.6 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास तकरीबन 56 ही आ रहा है, तो तकरीबन बराबर है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये दोनों बराबर हैं तो इनकी इक्विवेलेंट भी वही रेजिस्टेंस आएगी, तो आप इसको निगलेक्ट कर देंगे। आप कहेंगे जी हम इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस इसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो हम सिंपल VB अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC जो है इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपने VB फाइंड कर ली जो कि आई है 3.59 वोल्ट। वहाँ से आपने VE फाइंड कर लिया, दिस V इज इक्वल टू VB माइनस VB। ये फार्मूला अभी मैंने ड्राइव किए हैं, वही फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं, V इज इक्वल टू VB माइनस VB। ये आपके पास आ गया 2.89 वोल्ट, ठीक है। 3.59 VE आ गया, VB आ गया। अब आप यहाँ से VE अगर आपके पास आ गया तो आप IE फाइंड कर सकते हैं। IE इज इक्वल टू VE ओवर RE। V 2.89 है, RE 560 है। तो अगर IE आ गया है तो ये IE जो 5.16 है यही आपका IC है। तो ये दोनों IE IC बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास जो IB करंट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। और अगर वो 0 है तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास IB जो है वो 0 है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि IB इज इक्वल टू 0, ठीक है। IB 0 है, IE IC आपके पास 5.16 ओम है, VB VE आपने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना है VCE या VC। तो वो आपने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, VC इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC आपने लिखा। तो आपके पास वोल्टेज जो आई है वो 1.95 वोल्ट आई है, ठीक है। तो ये आपने फाइंड कर लिया, VCE फाइंड कर लिया। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, IC की वैल्यू भी आ गई और VC की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब उसकी स्टेबिलिटी आपने चेक करनी है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। ये यहाँ पे ये न्यूमेरिकल एंड हो जाता है जिसमें आप, क्योंकि आपको दो ही वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा गया था, VCE फाइंड करने के लिए कहा गया और IC फाइंड करने के लिए, तो वो दो वैल्यूज़ आपने यहाँ से फाइंड करनी। VCE का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE एंड दिस वन इज इक्वल टू 1.95 वोल्ट, ठीक है। जो मैं फॉर्मूला बोल रही हूँ वही यहाँ लिखा हुआ है, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। ये अभी हमने पिछली इक्वेशन में ड्राइव किया है। मैं फॉर्मूला दिखा देती हूँ आपको, ये देखें, ये लिखा हुआ है जी, VCE इज इक्वल टू VCC हमें गिवन है, IC हमने फाइंड कर लिया, RC RE लीनियर रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो हम ये VCE फाइंड कर सकते हैं। तो जब हमने यहाँ से VCE फाइंड किया तो हमारे पास आया 1.95 वोल्ट। तो यही दो चीज़ें आपको कही गई थी फाइंड करने के लिए, तो आपने फाइंड कर ली। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि फाइंड द क्यू पॉइंट वैल्यू एंड ड्रॉ दैट क्यू पॉइंट ऑन ग्राफ। ये भी कहा जा सकता है कि इस क्यू पॉइंट को आप ग्राफ पे भी ड्रॉ करें। तो आप ग्राफ पे अगर ड्रॉ करना है तो आपको IC और VCE चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इनके सेचुरेशन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट पता होने चाहिए। तो सेचुरेशन के लिए आपका, क्योंकि सेचुरेशन उस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है, यानी ये ग्राफ एंड कहाँ पे होना है, तो ये इस सेचुरेशन पे एंड होना है, यहाँ पे इसने कट ऑफ पे एंड होना है। तो कट ऑफ तो हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं, VCE कट ऑफ इज इक्वल टू VCC के है, तो ये आपके पास 10 वोल्ट है। कट ऑफ वैल्यू जो है वो आपकी 10 वोल्ट है। हाँ, सेचुरेशन के लिए आप क्या करेंगे, IC सेचुरेशन यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ, सेचुरेशन पॉइंट के लिए IC saturation is equal to VCC ओवर RC, ठीक है। तो ये आपका IC सेचुरेशन आ गया। सेचुरेशन IC सेचुरेशन इज इक्वल टू VCC ओवर RC। यहाँ से आप IC सेचुरेशन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ये आपका सेचुरेशन पॉइंट होगा, ये आपका कट ऑफ पॉइंट होगा। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसकी लोड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन आनी है बिल्कुल, ठीक है, जो इस क्यू पॉइंट को अटैच करती हुई जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इस क्यू पॉइंट को अटैच करती हुई ये लोड लाइन यहाँ पे इधर कट ऑफ पॉइंट से जाके मिलेगी, ठीक है। तो ये आप इसके सेचुरेशन पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट फाइंड करके और इसके क्यू पॉइंट फाइंड करके इसकी लोड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यानी इस एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, कि इसका या तो इसका क्यू पॉइंट वैल्यू फाइंड करें, या VCE IC फाइंड करें, या इसकी लोड लाइन ड्रॉ करें, या इसका सेचुरेशन कट ऑफ पॉइंट फाइंड करें। तो जो भी आपको कहा जाए, आप एक ही क्वेश्चन से, इस एक ही क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके फुलफिल हो रही हैं, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इन सब वैल्यूज़ को, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी स्टेबिलिटी हमने चेक करनी है कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं है, या वोल्टेज डिवाइडर बायस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टेबल है या नहीं है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम IC की वैल्यू से भी उसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। IC इज इक्वल टू बीटा DC इंटू IB था यहाँ पे, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। आपने IC फाइंड किया, IC इज इक्वल टू VE ओवर RE आपने फाइंड किया, तो इसमें बीटा नहीं आ रहा, ठीक है।
ये आपने फार्मूला ड्राइव किया तो फार्मूला में बीटा नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम स्टेबल है। कैसे पता चला कि स्टेबल है? क्योंकि ये बीटा डिपेंडेंट नहीं है आई की वैल्यू। अगर आई बीटा डिपेंडेंट होता तो हमने कहना था कि जी बीटा चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से आई भी चेंज हो रहा है, आईसी चेंज, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो बीटा चेंज हो रहा है, बीटा चेंज हो रहा है तो आईसी या आई चेंज हो रहे हैं। अगर ये चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम स्टेबल नहीं है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे कि सिस्टम स्टेबल है, वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है वो 100% स्टेबिलिटी देता है, उसकी बायसिंग जो है वो स्टेबल बायसिंग है, प्रॉपर बायसिंग है। तो इसलिए हम ज़्यादातर वोल्टेज डिवाइडर बायस का सर्किट यूज़ करते हैं क्योंकि ये 100% स्टेबिलिटी अचीव करता है ये सर्किट। तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करने का एक और क्राइटेरिया भी है कि हम थेवेनिस थ्योरम यूज़ करके भी इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। एक तो हमने इसको डायरेक्ट हमने इसकी स्टेबिलिटी चेक कर दी कि जी आई की वैल्यू जो है वो बीटा डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम स्टेबल है। थेवेनिस थ्योरम के थ्रू भी हम इसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। थेवेनिस थ्योरम में क्या होता है कि हम उसकी थेवेनिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड करते हैं और थेवेनिस वोल्टेजेस भी फाइंड करते हैं। तो वही हमने यहाँ पे भी किया कि हमने R1 R2 को ये लिख दिया, ये हमारे पास VCC है, इनसे हमने लेके हमने R थेवेनिस हमने फाइंड किया और V थेवेनिस फाइंड किया, ठीक है। तो इसको लेके यूज़ करते हुए हमने ये देखें जी V थेवेनिस हमने जैसे भी हमारा वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला होता है उसी तरीके से हम V थेवेनिस भी फाइंड करते हैं, R2 + R1 + R2 × VCC। तो ये हमारे पास V थेवेनिस आ गया कि V थेवेनिस कितनी है। और इसी तरीके से हम R थेवेनिस जब हम फाइंड करेंगे तो R1 R2 और R1 + R2 से हम इसकी R थेवेनिस फाइंड कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे लूप यूज़ करते हुए ये टर्मिनल यहाँ पे ये लूप यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन बनाएंगे। ये हमारे पास +V थेवेनिस है, इसके बाद ये -VR थेवेनिस, इसको -VBE और ये -VRE = 0 कर दिया। यहाँ से V थेवेनिस और R थेवेनिस की वैल्यू पुट कर दी। VRE 0.7 वोल्ट है, VBE 0.7 वोल्ट है, VR = IERE के इक्वलेंट है। तो हमने जब ये वैल्यूज़ ये देखें जी VRE = IERE के इक्वलेंट है, VBE हो गया ये, और VR थेवेनिस जो है VR थेवेनिस = IB × R थेवेनिस, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो IB है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा VR थेवेनिस के अक्रॉस जो आएगा वो आएगा IB × R थेवेनिस आएगा, ये आएगा IERE और ये IB × R थेवेनिस है। अब एक ही इक्वेशन में हमारे पास दो करंट्स आ रहे हैं, ये हमारे पास IB करंट भी आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास IE करंट भी आ रहा है। VBE हमें पता है, R थेवेनिस हमने फाइंड कर लिया था, RE भी हमें पता है, लेकिन हमें ना IE पता है ना IB पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन करंट्स को एक ही करंट में हमने चेंज कर लिया। किस तरीके से? अकॉर्डिंग टू करंट गेन बीटा DC = IC/IB है। ये इक्वेशन हमने करंट की इक्वेशन, करंट गेन की इक्वेशन ये हमने बहुत दफ़ा आगे चल के यूज़ करनी है। बीटा DC = IC/IB, ठीक है। बीटा DC = IC/IB है, यहाँ से हम IB को बाहर निकाल लेंगे। IB = IC/बीटा DC, दिस IC अप्रॉक्सीमेट = IE, IC is approximately equal to IE। अगर ये दोनों करंट्स बराबर हैं तो यहाँ इस IC को IE रख लेंगे। IE = बीटा DC × IB, या अगर आपने IB बाहर निकालना है तो IB = IC/बीटा DC, ठीक है। दिस IB = IC/बीटा DC, तो IC की जगह IE पुट कर दिया क्योंकि हमने इस इक्वेशन में करंट सेम रखना है। तो ये IE आ रही है, यहाँ पे IE/बीटा DC है तो IE कॉमन आ गया है, तो अंदर हमारे पास V थेवेनिस = I × RE + R थेवेनिस/बीटा DC + VBE आ गया, ठीक है। अब हम IE के लिए सॉल्व करेंगे। IE = V थेवेनिस - VBE / RE + R थेवेनिस/बीटा DC। तो ये हमारे पास, ये हमने इस तरह क्यों किया? क्योंकि हमने V थेवेनिस भी पहले फाइंड कर लिया था, R थेवेनिस भी फाइंड कर लिया था, बीटा हमें गिवन होगा, RE हमें गिवन होगा, VBE 0.7 वोल्ट हमें पता है, तो हम यहाँ से IE की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। IE जब फाइंड हुआ तो हमने यहाँ देखा कि VBE जो है वो हमारे पास बहुत माइनर है, ये RE + R थेवेनिस/बीटा DC। तो ये जो टर्म आएगी ये भी बहुत छोटी टर्म आएगी क्योंकि नीचे बीटा से वो डिवाइड हो रहा है। जब बीटा से वो डिवाइड होगा तो इसकी RE की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी और ये टर्म छोटी होगी, ये निगलेजिबल होगी, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो IE = V थेवेनिस - VBE / RE हमारे पास आ गया। मज़ीद अगर हम इसको देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि VBE को भी हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको 0.7 वोल्ट है तो इसको निगलेक्ट कर दें, तो IE = V थेवेनिस / RE है।
अब वोल्टेज डिवाइडर बायस इज वाइडली यूज बिकॉज रिजनेबली गुड स्टेबिलिटी इज अचीव विद अ सिंगल सप्लाई वोल्टेज। एक सप्लाई यूज करते हुए हम इसकी स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर बायसिंग। तो हम कह सकते हैं कि यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम या यूजिंग सिंपल वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट हम उसकी स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई जो आ रहा है ये भी बीटा इंडिपेंडेंट है, बीटा डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमने ये वैल्यू निगलेक्ट कर दी थी। ठीक है, तो बीटा इंडिपेंडेंट होने की वजह से सिस्टम जो है वो स्टेबल है इसका भी। ये नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसमें भी वही चीज़ IC और VCE फाइंड किए हुए हैं। ट्रांजिस्टर आपको दिया हुआ है, वैल्यूज़ आपको दी हुई है। सिंपल यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जी ये ट्रांजिस्टर जो है वो PNP ट्रांजिस्टर लगा है। ये आपने लाजमी चेक करना है कि ये देखें यहाँ पे ये VEE है और इमिटर टर्मिनल के क्रॉस आपका वोल्टेज है, कलेक्टर टर्मिनल आपका ग्राउंड है और ट्रांजिस्टर जो है वो आपका ट्रांजिस्टर का जो एरो है वो अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब है कि ये PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब आपने इसकी IC और VCE की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द PNP ट्रांजिस्टर। वही हम सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस बेस फाइंड करेंगे बीटा DCRE 150 के। तो VB अब क्या होगा, ये देखिए नीचे R1 है जो कि ग्राउंड है, तो हमने VB जो फाइंड करना है वो R1 के हिसाब से R1 और R1 प्लस R2 इंटू VE। ठीक है, इस सर्किट देख के आपने फॉर्मूलाज को रट्टा नहीं लगाना, आपने सर्किट देख के वैल्यू लिखनी है। VB अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VE है, तो हमारे पास 6.88 वोल्ट आ गया। VB की वैल्यू इसी तरीके से हम VE फाइंड कर लेंगे, V इज इक्वल टू VB प्लस VB, तो 7.58 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से हम IE फाइंड कर लेंगे, I इज इक्वल टू VE माइनस VE ओवर RE। VEE ये VE माइनस ये यहाँ से इस इक्वेशन से लिया है, इस इमिटर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज होगा VE इज इक्वल टू VEE माइनस IERE। तो वहाँ से हम IE बाहर निकाल देंगे। IE हमारे पास जो है वो 2.42 मिली एम्पेयर है, ये IE जो है IC के इक्विवेलेंट है, 2.42 सेम आ गया। इसी तरीके से हम VC फाइंड कर लेंगे, कलेक्टर टर्मिनल जो है हमारा VC इज इक्वल टू ICRC, सिंपल ICRC है VC, क्योंकि ये आगे ग्राउंड है। ये कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या आ रही है, ICRC के इक्विवेलेंट आ रही है। VC इज इक्वल टू ICRC जो कि 5.32 वोल्ट है। VE हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो यहाँ से हम VCE फाइंड कर लेंगे। VCE इज इक्वल टू VC, पिछली स्लाइड में देखते हैं VC ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो नीचे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है VCE इज इक्वल टू, मैं यहाँ साइड पे लिख ही देती हूँ, क्योंकि हमारे पास कलेक्टर करंट हमने फाइंड कर लिया था। हमें दूसरी जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमें VCE फाइंड करनी थी, एंड दिस VCE इज इक्वल टू VC माइनस VE। ठीक है, तो VC आपके पास 5.3 वोल्ट है, 32 वोल्ट है, और VE आपके पास 7.58 वोल्ट है। तो VCE की वैल्यू जो आएगी वो आएगी जी माइनस में कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि आपका ट्रांजिस्टर चेंज हुआ हुआ है, ट्रांजिस्टर आपका PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो आपकी VCE की वैल्यू, VC कितना है आपके पास 5.32 है और माइनस 7.58, तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू है यहाँ पे जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, स्लाइड में अब चेक कीजिएगा, स्लाइड्स में अलग से आपको दिए, वहाँ आप चेक कीजिएगा, आपको या आप खुद ड्राइव कर लें, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा होगा, आंसर लिखा होगा कि क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, ओके जी, हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आप कोशिश करें कि इससे रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल, जितने भी एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, आप उसको लाजमी करें ताकि आपका ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट बाइसिंग के साथ कि नेक्स्ट हम बाइसिंग कौन सी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।